हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। तो उसके लिए आज इसमें हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल से संबंधित जितना भी वहाँ का जो बाबर का समय रहा, हुमायूं का समय रहा और इन सभी से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मुगल काल से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और देखिए आप सभी को बता दें, ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र लूसेंट पूर्वावलोकन से बनाए हुए हैं। तो ये देखिए नोट्स प्रिपेयर करने का और हमारे पास जो भी टाइम है उसमें खुद को एक टारगेट जोन में रखते हुए स्टडी करिएगा जितना भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। और बाकी का देखिए, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो। हम देखिएगा, हम बता दें कि अपना जो मेंस का है उसे भी अच्छे से करते रहिएगा। देखिएगा मेंस का क्या है कि आपको अभी 2024 वाला देना हो, अभी उसका रिजल्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या रहेगा रिजल्ट का। वो उसके बाद 25 में देना हो या 26 में, तो उसका भी जितने भी है अच्छे से एनालिसिस करते हुए वहाँ भी स्टडी करिए। और देखिएगा आप सभी को यहाँ बता दें, जो यहाँ करा रहे हैं यही टॉपिक आपको इवनिंग टेस्ट के एमसीक्यू फॉर्म में ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ से आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हो कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और आपको किस टॉपिक पे अधिक वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए हम मुगल काल से संबंधित क्वेश्चंस को सभी को यहाँ फैक्ट बेस जितने भी हैं देख लेते हैं। आप सभी भी अच्छे से टाइम जोन में रखे हुए करते रहिएगा स्टडी, जो भी आपका एग्जाम्स हो उसके लिए। तो यहाँ देखिए बाबर से संबंधित, मुगल काल में सबसे पहले बाबर से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ देख लेंगे। तो देखिए तुझो क्या बाबरी की रचना किसने की थी? ये आत्मकथा थी। और देखिए इसकी भाषा की बात करें तो ये किस भाषा की थी? तो ये तुर्की भाषा में इसकी रचना हुई थी। और वहीं बात की जाए कि बाबरनामा या तुझे क्या बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। और यहीं पूछ लिया जा सकता है कि ये आत्मकथा थी या नाटक था। तो ये एक आत्मकथा थी। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखते रहिए, बार बार क्वेश्चंस को आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छे से पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ देखिए बात की जाए कलंदर की उपाधि कैसे दी गई, तो कलंदर की उपाधि भी बाबर को ही दी गई थी। और यहाँ देखिए बात की जाए कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया, तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था। उसके बाद बात की जाए तो फिर उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। तो यहाँ से जितने भी बाबर से संबंधित आपने अगर पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालिसिस किया होगा, देखिए हम बार बार बोलते हैं पीवाईक्यूज़ के लिए, क्योंकि देखिए पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंट हमेशा थी और रहेगी। अगर आपको थोड़ा भी आपने उस टॉपिक से पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस को वहाँ पे लिंक कर पाओगे एग्जाम में। अब आगे यहाँ देखिए हुमायूं से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हुमायूं के बारे में बात की जाए तो ये ज्योतिषी विद्या पे, तो देखिए यहाँ पे हुमायूं से संबंधित बात की जाए तो ये एक ज्योतिषी की जो विद्या थी उस पर ज्योतिषी पे विश्वास करता था, क्योंकि ये 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 रंग के कपड़े अगर पूछ लिया जाए 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था, आपने अगर पीवाईक्यू उसको देखा होगा तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये हुमायूं पहनता था। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हुमायूं नामा की रचना की बात करें तो ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। वहीं आगे अपने क्वेश्चंस को देखें तो अकबर से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। अकबर के बारे में इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, तो अकबर का जो टाइम ड्यूरेशन था 1556 से जो 1605 का टाइम ड्यूरेशन था वो अकबर से संबंधित था। और देखिए बात की जाए नवरत्न किसके दरबार में थे, तो ये भी अकबर के ही दरबार में थे। नौरत्न किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। और उसमें बात की जाए अबुल फजल, ये इसने आईने अकबरी और अकबरनामा 2 ग्रंथों की रचना की थी अबुल फजल ने। वहीं तानसेन की बात की जाए तो ये वास्तविक नाम पूछ लिया जाए कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और ये संगीतकार थे अकबर के दरबार में। वहीं टोडरमल के देखिए ये वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए नौरत्नों में से।
तीन चार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी का आप इस स्क्रिप्ट कर सकते हो या बुक से, आप जब बुक को पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा इस टॉपिक को। तो टोडरमल के बारे में बात करें तो दहलसा पद्धति की शुरुआत इसी ने की। वहीं फैजी के बारे में बात की जाए तो लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो ये अगर फारसी में अनुवाद किसने किया तो लीलावती का ये फैजी ने किया था। और किसके शासनकाल से संबंधित है फैजी, तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित रहा है। यहाँ बात की जाए सुलह ए कुल की नीति, सुलह ए कुल की नीति के बारे में बात की जाए तो इबादत खाना और दीन इलाही धर्म की रचना की थी। और यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जफ्ती प्रणाली, जफ्ती प्रणाली के बारे में बात की जाए तो ये राजस्व प्राप्ति से संबंधित थी, जो कि अकबर के शासनकाल से संबंधित रही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ अकबर के दरबार में और भी कुछ विभाग थे और उन कुछ का अनुवाद किया गया, वो सभी यहाँ पे हम एक जगह देख लेंगे। तो यहाँ देखिए बात की जाए कि अकबर के ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और उसका प्रमुख कौन था। यहाँ पे अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वो अकबर ने की थी। और उसका प्रमुख की बात की जाए तो फैजी था। देखिए आप सभी को नोट्स देख के क्लियरिटी आ रही होगी कि आपको टॉपिक किस तरीके से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करना है जितना भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि जब 1 मंथ बचता है तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कर पाओगे। यहाँ महाभारत के बारे में बात की जाए तो महाभारत का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया था। और यहाँ देखिए पंचतंत्र के बारे में बात की जाए तो अनवर ए सदात, ये पंचतंत्र का अनुवाद था, अबुल फजल ने किया था। यह रामायण का अनुवाद किसने किया, तो ये भी अकबर के ही, ये देखिए ये सभी अकबर के दरबार में ही हुए थे, ठीक है। तो लीलावती ये फैजी से संबंधित है, फैजी ने इसकी अनुवाद किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर के समय में कौन कौन से कार्य हुए और क्या कैसे किस से संबंधित रहे हैं वो क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए जहांगीर के बारे में बात की जाए तो न्याय का जो जंजीर होता था वो जहांगीर से संबंधित है। आत्मकथा की बात करें तो तुझो क्या है जहांगीरी, ये इसकी आत्मकथा रही है। और ये तुझो क्या जहांगीरी की रचना के बारे में पूछ लिया जाए कि ये किसने की थी, तो ये मोहतबिंद खान ने इसकी रचना की थी। और यहाँ बात की जाए नूरजहाँ की शादी किससे हुई थी, नूरजहाँ की शादी किससे हुई थी और उसका दूसरा नाम भी मेहरुन्निसा भी है। तो ये जहांगीर से ही मेहरुन्निसा या नूरजहाँ की शादी हुई थी। यहाँ देखिए लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को और इसने तंबाकू का सेवन बंद कर दिया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, वही हमने यहाँ नोट डाउन किए हैं। यहाँ देखिए बात की जाए चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो ये चित्रकला का जो स्वर्णकाल था वो भी जहांगीर से संबंधित था। और प्रमुख कलाकार कौन था, अबुल हसन और उस्ताद मसूद, ये दो जहांगीर के दरबार में ही एक कलाकार थे जो कि चित्रकार थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नूरजहाँ ने 2 मकबरा बनवाए। बात की जाए कि 2 मकबरे किसने बनवाए, तो ये नूरजहाँ ने बनवाए। उन मकबरों के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो एतमाद दौला का जो मकबरा है, सफ़ेद संगमरमर का पितृदुरा या सफ़ेद संगमरमर का मकबरा भी इसे बोला जाता है, पूर्ण रूपेण है ये आगरा में स्थित है। और ये जहांगीर का मकबरा ये भी नूरजहाँ ने ही बनवाया था। एतमाद दौला का मकबरा और जहांगीर का मकबरा ये दोनों नूरजहाँ ने बनवाए थे और उसका दूसरा नाम मेहरुन्निसा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ शाहजहाँ से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग था वो किसके शासनकाल में था, वो शाहजहाँ के ही शासनकाल में था। यहाँ देखिए चित्रकला मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम ये चित्रकार थे, किसके दरबार में थे, शाहजहाँ के में, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। यहाँ देखिए संस्कृत के बारे में बात की जाए वंशीधर मिश्र तथा हरे नारायण मिश्र ये दोनों शाहजहाँ के दरबार में थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लिया जाए तो औरंगजेब से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो जिंदा पीर किसे कहा गया है, तो ये औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा गया है। गुरु तेग बहादुर की हत्या
किसने करवाई थी? तो ये भी औरंगजेब ने ही करवाई थी, और जो कि सिख के 9वें गुरु थे। और यहाँ बीवी का मकबरा किसने बनवाया? ये देखिए, बीवी का मकबरा पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है, और औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में बनवाया। और सर्वाधिक हिंदू मंदिर, हिंदू अधिकारी, मनसबदारी, ये सभी औरंगजेब से ही संबंधित रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य जो कि मुगल काल से ही संबंधित हैं। यहाँ देखिए, केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात की जाए, केंद्रीय प्रशासन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट बेस हैं। तो वजीर बात की जाए तो वजीर किसे बोला जाता था? वजीर प्रधानमंत्री को बोला जाता था। वजीर का जो पद था वो प्रधानमंत्री कहा जाता था। और वहीं दीवान के बारे में बात करें तो वित्त व राजस्व विभाग की जो स्थापना करता था वो दीवान करता था। और यहाँ देखिए, मीर बख्शी के बारे में बात की जाए तो ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मीर बख्शी कौन था? तो ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मीर समा के बारे में बात करें तो ये घरेलू मामलों का प्रधान था। चंद्र उस सिंदूर की बात करें तो ये धार्मिक प्रमुख था, जो कि केंद्रीय प्रशासन की एक इकाई थी। यहाँ राज्य प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था, सूबा किसे बोला जाता था, राज्य को या परगना, गांव, ये सभी क्या थे, तो वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ देख लेंगे। तो देखिए, इसके बारे में बात की जाए, प्रांत राज्य को बोला जाता है, या सूबा, ये सूबेदार होता था इसका प्रमुख। वहीं सरकार या जिला, इसके फौजदार होता था इसका, इस प्रशासन का प्रमुख। और वहीं परगना की बात करें तो सिकदार जो होता था वो, उसे परगना का प्रमुख कहा जाता था। गांव को मुकद्दम बोला जाता था। ये सभी राज्य प्रशासन की मुगल काल की इकाइयाँ थीं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एकता व्यवस्था से आप सभी ने देखा होगा, बार बार यहाँ से कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, और हो सके तो रिवीजन अच्छे से बार बार करते रहिएगा। तो यहाँ बात की जाए, एकता एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। और ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है एकता व्यवस्था। एकता को लेने वाले व्यक्ति इक्तादार और मुक्ति वली कहलाते। देखिए, एकता जो लेते थे वो व्यक्ति इक्तादार, मुक्ति वली, इन 3 नामों से उसे जाना जाता था। एकता व्यवस्था पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चंस देखें कि एकता व्यवस्था वंशानुगत थी? नहीं, ये वंशानुगत नहीं थी। अब देखिए, यहाँ हाईलाइट भी हो रहा है क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए, पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद भूमि की सरकार वापस ले लेती थी, फिर किसी अन्य को प्रदान कर देती थी। ये एक तरीके से जो पट्टा व्यवस्था होती है उससे संबंधित रही है कहीं ना कहीं। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पट्टा व्यवस्था है, चकबंदी वाला, कुछ वही उसी से संबंधित है। अब यहाँ देखिए, अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। फवाजिल किसे कहते थे? जो कर बचता था उसे जमा किया जाता था, उसे फवाजिल कहते थे। यही बात की जाए, सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया, और इसे वंशानुगत बना दिया गया था। ये वंशानुगत किसने बनाया था? तो ये फर्स्टी ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बना दिया था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जो जजिया कर था उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ देख लेंगे। तो जजिया कर के बारे में बात की जाए तो यह एक गैर धार्मिक कर था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। बात की जाए कि ये कर, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में लगाया। और वहीं फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार ब्राह्मण पर ये कर लगाया था। अकबर ने इसे जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो ये अकबर ने इसको समाप्त किया था। औरंगजेब ने पुनः लगाया जजिया कर को, पुनः फिर से किसने लगाया? तो ये औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया। फर्रुखसियर ने बंद किया, लेकिन फिर शुरू भी किया। तो पूछ लिया जाए कि जिसने भी बंद किया और फिर से शुरू किया तो वो फर्रुखसियर था। आगे मोहम्मद शाह को पूर्णतः, और सबसे लास्ट में जो जजिया कर था पूर्णतः बंद कर दिया गया था, वो मोहम्मद शाह के द्वारा कर दिया गया था।
आगे नेक्स्ट देख लेते हैं जो मनसबदारी व्यवस्था थी उससे संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखिए मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो किससे संबंधित रही है। तो अकबर द्वारा लागू यह व्यवस्था मंगोल की थी। दशमलव पद्धति पर आधारित थी ये व्यवस्था। प्रत्येक मनसबदार को जात व सवार रैंक दिया जाता था। इसमें मनसबदारों को वेतन, जागीर, भूमि तथा जागीर किसे कहा जाता था पूछ लिया जाए तो ये भूमि को कहा जाता था तथा नगद रूप में दिया जाता था। यहाँ बात की जाए मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे। मनसबदार जो व्यवस्था थी वो वंशानुगत नहीं थी और ना ही एकता व्यवस्था वंशानुगत थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये कुछ इसी से संबंधित हैं। तो यहाँ जहांगीर ने मनसब व्यवस्था को द्वस्पा और सिंहस्पा लागू किया। द्वस्पा और सिंहस्पा किसने लागू किया तो ये जहांगीर ने किया था। शाहजहाँ ने मासिक व्यवस्था शुरू की थी। मासिक व्यवस्था किसने शुरू की अगर पूछ लिया जाए तो ये भी शाहजहाँ ने की थी। औरंगजेब के समय मशरूत व्यवस्था सवार की संख्या में वृद्धि की गई थी। सबसे अधिक व्यवस्था ज़्यादा मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। तो जितने भी मुगल काल से संबंधित क्वेश्चंस थे वहाँ के राज्य से शासक से वो सभी हमने यहाँ देख लिए हैं। बाकी का देखिए आप सभी अपने आप को अच्छे से टारगेट देके अपने यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या कोई भी आप बंडी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। बाकी का आज के लिए बस इतना ही। अगर नोट्स अच्छे लगे हों तो आप अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।